नमस्कार। ऑपरेशंस के लिए कुंडली में हम कैसे समझें, कैसे जानें, आज का यही विषय है। ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। कल एक कुंडली मेरे पास आई थी, एक जातिका की थी। वो 69 ईयर्स की हैं, 69 साल की। 56 बॉर्न है, 1956 की बॉर्न है। उनकी कुंडली आई, उन्होंने मुझसे ये प्रश्न रखा मेरे सामने कि मेरा ऑपरेशन होना है और मैं कब करवाऊं। मैंने कुंडली देखा उनको और उनको जवाब दिया। उनकी कुंडली देखा, ग्रहों का स्थिति वगैरह देख करके, दशाएं गोचर, ये सब देख करके मैंने उन्हें जवाब दिया कि आप इस डेट को ऑपरेशन करवा लें। वही कुंडली मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ कि ऑपरेशन को कैसे देखें, कुंडली में क्या योग बना हुआ है ऑपरेशन का, पहली चीज। दशा आई हुई है क्या, दूसरी चीज। कब करवाएं, तीसरी चीज। ये सब हम कुंडली में देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष जो है ना, वो काल ही बताता है, समय ही बताता है। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य, मुख्य काम समय ही बताना है। ज्योतिष की परिभाषा में काल का भी वर्णन होता है। ज्योतिष का एक पर्यायवाची शब्द भी है, काल भी। काल जो है ना, वो ज्योतिष का पर्यायवाची शब्द भी है, कहा जाता है। काल क्या है, समय ही तो है। अच्छा समय बताना, खराब समय बताना, शुभ मुहूर्त बताना। मुहूर्त भी समय ही है, एक कालखंड ही है मुहूर्त भी। तो हम किसी भी व्यक्ति को उसकी कुंडली देख करके उसके जीवन का अच्छा समय खराब समय बता सकते हैं, उसे एक मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपका फला समय अच्छा है, फला समय खराब है। उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे जवाब दे सकते हैं। करियर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शादी से संबंधित, संतान से संबंधित, रोगों से संबंधित, कुछ भी हम उसे जवाब दे सकते हैं। यही ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य है, मार्गदर्शन करना, समय बताना, उचित समय बताना। आइए ये कुंडली हम देखें। ऑपरेशन से संबंधित चार्ट है। काफी इंटरेस्टिंग विषय है, काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं आजकल कि मैं ऑपरेशन कब करवाऊं। बड़े सारे लोगों के ऑपरेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि डिजीज से संबंधित, हार्ट से, हार्ट का ऑपरेशन होना है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है, किडनी रिमूव होना है, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, हेड का कोई ऑपरेशन है ना, और फीमेल्स का ऑपरेशन होना है, जैसे गर्भाशय का ऑपरेशन है, या डिलीवरी होनी है उसका ऑपरेशन है। तो ये सब ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं कि हम कब करवाएं। ये एक फीमेल की कुंडली है, ये इनका बर्थ डिटेल है, आप देख लीजिए। आ, ये जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश नवम भाव में, बहुत ही अच्छी स्थिति। भाग्येश पंचम में, ये भी बहुत ही अच्छी स्थिति। भाग्येश गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, क्या ही कहना, इतनी अच्छी स्थिति, इतना अच्छा प्रभाव। और सोने पे सुहागा देखिए आप। लग्नेश नवम भाव में, भाग्य भाव में भाग्येश से दृष्ट, और भाग्येश की दृष्टि भाग्य भाव पे आने के अलावा लग्न पे भी जा रही है। इसके अलावा लग्न के कारक सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि है। सूर्य भी बलवान, लग्नेश मंगल भी बलवान, चंद्रमा भी बलवान। क्या हम ऐसे कुंडली को देख करके बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जातक को कोई रोग हो सकता है? नहीं कह सकते। लेकिन तब तक, मध्य आयु तक, जब कोई जातक प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में प्रवेश कर सकता है, तो नैसर्गिक रूप से उसे रोग हो सकते हैं। अब वो रोग कौन से हो सकते हैं, ये कुंडली देख करके हम बता सकते हैं, दशाओं के अकॉर्डिंग, ग्रहों के प्रभाव के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, और होता भी है। लेकिन इस जातिका को ये कुंडली देख के हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये मध्य आयु तक इसको कोई रोग नहीं रहा होगा। कोई दीर्घ रोग, कोई लंबी चलने वाली बीमारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये इतने सारे अच्छे प्रभावों के कारण, बल के कारण। दशाएं भी आप देखिए इनके जीवन में अच्छी रही। आप दशाओं को देख लीजिए शुरू से। राहु की महादशा में जन्म हुआ, उसके बाद गुरु की महादशा मिली, पंचम भाव की। गुरु के बाद शनि की महादशा मिली, अष्टम भाव की। शनि के बाद बुध की महादशा मिली, दशम भाव। तो
अष्टम भाव के शनि की दशा ठीक ठीक नहीं थी, बुध की भी दशा ठीक नहीं थी। बुध की स्थिति अच्छी है, लेकिन मैं बताता हूं क्यों ठीक नहीं थी। इसके बावजूद इनको, इनकी मध्य आयु तक ये स्वस्थ रही, आरोग्य रही। शनि अष्टम भाव में बैठा है, एक तो रोग कारक होता है शनि, ऊपर से अष्टम भाव दीर्घ रोग का होता है राहु के साथ, तो शनि पीड़ित हो गया। और ये एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव क्या होता है? छठे से छठा। मैंने एक सिद्धांत बताया था, ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि भावात भावम, यानी कि भाव से उतने भाव तक, वो भाव उसी भाव का फल करता है, उसी भाव जैसा फल करता है। यानी कि छठा भाव हमारे रोग का होता है, तो छठे से छठा भाव एकादश भाव भी होता है, ये भी रोग कारक भाव होता है। इसका स्वामी अष्टम में, राहु केतु से प्रभावित। अष्टम भाव हमारे दीर्घ रोग का होता है, तो ये राहु और शनि जैसा रोग यहाँ पर हो सकता है, ये कहा जा सकता है। पहली चीज तो राहु की महादशा थी, राहु की, सॉरी सॉरी सॉरी, ये शनि की महादशा थी गुरु के बाद। शनि की महादशा आपकी चली है 2005 तक, यानी कि लगभग 49 साल की उम्र तक। उसके बाद बुध की महादशा है। आप देखिए बुध इस पत्रिका में बहुत पीड़ित है। बुध इस पत्रिका में पीड़ित कैसे है कि वो सूर्य और मंगल के बीच में है, मध्य में पाप कर्तरी में है, केतु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। और रोग, बुध इस पत्रिका का अशुभ नाथ भी है, तृतीय और छठे का स्वामी, यानी रोगेश है, रोग का स्वामी है, रोग भाव का। दशम में बैठा है, चतुर्थ को देख रहा है। चतुर्थ भाव पर भी आप देखिए राहु और मंगल, मंगल की आठवीं दृष्टि, राहु की नवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे आ रही है। तो निश्चित रूप से चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ। चतुर्थ भाव हमारे हार्ट का होता है, सीने का, छाती से। छाती मतलब सीने के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं हमारे, वो चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। जैसे सीने में पसलियों को देखा जाता है, फेफड़े को, हृदय को, ये सब हम चौथे भाव से देखेंगे। सूर्य हृदय का कारक है। अब यहाँ बुध की दशा थी, बुध की दशा में इनको हार्ट से संबंधित समस्या होगी। ठीक है, वो चतुर्थ को देख रहा है। सूर्य भी प्रभावित है कुंडली में, क्योंकि वो चौथे से आठवां बैठा है। ठीक है। और मेडिकल ज्योतिष जो होता है, चिकित्सा ज्योतिष, उसमें बताया जाता है कि दृष्टियों को, वैसे तो ज्योतिष में 4 प्रकार की दृष्टियां होती हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। सूर्य पर आप देखिए राहु और शनि की चतुर्थ पाद तृतीय पाद दृष्टि आ रही है। तृतीय पाद दृष्टि जो होती है वो 75% प्रभाव रखती है अपना, 3/4। तो ये दोनों, अगर एक ग्रह का 3/4 प्रभाव है, यानी 75%, दूसरे का ग्रह का भी 75% हुआ, तो ये दोनों मिलाकर के 150% हो गए। ये सूर्य पर राहु और शनि का की दृष्टियों का, पौनी दृष्टियों का जोड़ कर दें तो ये 1.5 हो गया, दोनों को मिला के। यानी कि सूर्य पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, ये मेडिकल ज्योतिष में हम देखते हैं इसको। सूर्य भी यहाँ पर पीड़ित है और शनि की राशि में। इसके अलावा आप नवांश में भी देखिए, सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ है। नवांश पत्रिका भी बहुत अच्छी है, मेष लग्न की ही है, वर्गोत्तम पत्रिका है। भाग्येश गुरु लग्न में बैठे हैं, बहुत अच्छी पत्रिका है नवांश पत्रिका में। लेकिन यहाँ सूर्य का द्वादश में जाना यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। सूर्य हृदय के कारक हैं, इस जातिका को चतुर्थ भाव पीड़ित, सूर्य के प्रभाव के कारण इस जातिका को हार्ट की भी समस्या है। पहली चीज। दूसरी चीज हो गई, तो पीड़ित हुआ ये मैंने। इसके अलावा शुक्र भी इस पत्रिका में पीड़ित है। शुक्र कैसे पीड़ित है कि मंगल और राहु की दृष्टियां शुक्र पर आ रही हैं। शुक्र एक तो त्रिक भाव में बैठा हुआ है, नवांश में भी त्रिक में ही है, वर्गोत्तम है, उच्च का है, लेकिन वो द्वादश में ही है। यह भी, इसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते रोग के संदर्भ में। इस चीज, ये द्वादश में होना और राहु मंगल जैसे ग्रहों से दृष्ट होना रोग के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस जातिका को हार्ट की समस्या के अलावा गर्भाशय की भी समस्या है। तो इस जातिका का फिलहाल जो ऑपरेशन होना है वो गर्भाशय का भी हो, गर्भाशय का ही होना है। डॉक्टर्स ने इनको सलाह दी है कि आप जल्दी से जल्दी अपना
गर्भाशय रिमूव करवा लें, निकलवा लें। शुक्र गर्भाशय का कारक होता है। फीमेल चार्ट में, महिला की पत्रिका में शुक्र गर्भाशय का कारक होता है। मंगल हमारे पेट में जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उसका कारक होता है। और गुरु जो होता है वो पेट में जो क्रिया प्रक्रिया होती है, एक्टिविटीज, उसका कारक होता है। सूर्य उसके लिए गुरु उसके लिए उत्तरदायी। चंद्रमा हमारे पोषण का कारक है, और चंद्रमा चिकित्सा का भी कारक है। चंद्रमा पोषण का कारक है। आप देखिए कि हाँ, चंद्रमा की रोशनी में, रात में चंद्र की रोशनी में सोने से हमें पोषण हमारे शरीर को मिलता है। ये साइंटिफिक है, बिल्कुल पूरी तरह से साइंटिफिक है। ये तो आज आधुनिक वैज्ञानिकों ने अभी हाल में ही बताया है। हाल में ही से मतलब 100 200 300 400 साल पहले आधुनिक वैज्ञानिक इस चीज को अप्रूव कर चुके हैं। लेकिन ये बात, जो चंद्रमा पोषण का कारक है, चंद्रमा से पोषण देखा जाता है, ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, कई हजार साल पहले बताया था। ये वेदों में लिखा हुआ, ज्योतिष की पुस्तकों में लिखा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा वेद, हमारा ज्योतिष, हमारा ज्ञान कितना उन्नत था। खैर, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा आज हम जो मुख्य विषय उस पर आते हैं। तो अब मैंने बताया कि सूर्य के कारण से इनको हृदय का रोग है, शुक्र के प्रभाव के कारण इनको गर्भाशय की समस्या है। अब वर्तमान में जो ऑपरेशन की बात हुई है या रिमूव कराने की बात हुई है, वो क्यों हुआ है, इसको भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें दशा पे जाना होगा। आप देखिए, केतु की महादशा चल रही है। केतु क्या है? केतु भी अंग भंग का कारक है। ये आप बिल्कुल काट मान लीजिए। केतु अंग भंग का कारक है। हमारे शरीर में अगर केतु की दशा आई हुई तो वो हमारे शरीर से कोई भी अंग को अलग कर सकता है। इसकी क्षमता, इतनी क्षमता उसके अंदर है, सामर्थ्य है उसके अंदर। केतु कहाँ बैठा हुआ है? आप देखिए, द्वितीय भाव में बैठा है। दशानाथ केतु वृष राशि में बैठा है। राहु केतु के बारे में हम जानते हैं कि वो जिस राशि में होता है उसके स्वामी की दूसरी राशि का भी फल अपनी दशा में करता है। वृष राशि में बैठा है तो शुक्र की दूसरी राशि यहाँ तुला यहाँ पे है। तो केतु द्वितीय में बैठ के सप्तम का भी फल करेगा ही करेगा, निश्चित रूप से। इसमें ये सर्वमान्य है, इसमें कोई मतभेद मतभेद नहीं है। केतु मारक की दशा चल रही है, क्योंकि द्वितीय परम अ, प्रबल मारक भाव है। सप्तम द्वितीय मारक, द्वितीय प्रबल मारक भाव है। प्रथम प्रबल मारक भाव द्वितीय भाव है। तो केतु यहाँ का भी फल कर रहा है, मारक भाव का भी, प्रबल मारक भाव का भी। और जो सेकेंडरी मारक भाव है, सप्तम भाव, उसका भी फल कर रहा है, उसका भी प्रभाव वो दे रहा है केतु। इसलिए इस समय ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है कि केतु की दशा इनके लिए मारक दशा है। अब केतु में जो अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है वो है मंगल की। अब देखिए, मंगल की अंतर्दशा आ गई। मंगल क्या है? मंगल ऑपरेशन का कारक है, शल्य गृह कराने का कारक। मंगल जो होता है ये चीर फाड़ का कारक। केतु भी वही है, कुजवत केतु, कुज माने मंगल, मतलब मंगल की तरफ प्रभाव केतु भी रखता है, और मंगल की अंतर्दशा भी आ गई। लग्नेश भी है मंगल। और अब देखिए, शुक्र को मैंने बताया गर्भाशय का कारक। ये राहु और मंगल से पीड़ित है। मंगल अपनी अंतर्दशा में शुक्र को एक्टिव कर रहा है। शुक्र पहले से ही एक्टिव है, अब अंतर्दशा आ गई तो यहाँ पर शुक्र पर प्रभाव आ गया, शुक्र भी एक्टिव हो गया। यानी गर्भाशय वाली जो प्रॉब्लम थी वो इनकी यहाँ पे सक्रिय हो गई। इस दशा में, जब केतु और मंगल की दशा में, इनका गर्भाशय रिमूव होने का समय निकट आ गया। अब यहाँ प्रत्यंतर दशा को भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा भी अपना प्रभाव रखेगा ही। आप देखिए कि प्रत्यंतर दशा में केतु अभी चल रहा है। केतु प्रत्यंतर में आया हुआ है। केतु में मंगल, मंगल में केतु, ये दशा वर्तमान चल रही है। इनका प्रश्न था कि मैं कब ऑपरेशन करवाऊं। अब वर्तमान दशा में इनको ऑपरेशन के लिए मना किया मैंने। कारण मैं बताता हूं। क्योंकि केतु से मंगल और मंगल से केतु जो दशा चल रही है, केतु मंगल केतु की, ये षडाष्टक की दशा चल रही है और मारक की दशा चल रही है। केतु प्रत्यंतर में आके फिर से मारक को एक्टिव कर रहा है, और षडाष्टक में भी है। इसलिए इस दशा में हम ऑपरेशन के लिए नहीं जा सकते। मैंने इनको मना किया।
आगे शुक्र का प्रत्यंतर है, शुक्र द्वादश में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन एक तरह से उच्च का और वर्गोत्तम भी है। तो इस दशा में हम ऑपरेशन के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा ये तो दशा हो गई। शुक्र के प्रत्यंतर के बाद सूर्य का भी प्रत्यंतर है। आप देख लीजिए, 27 जुलाई तक शुक्र चलेगा, 3 अगस्त तक सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा है 16 अगस्त। तो मैंने इनको यही 3 प्रत्यंतर दशाओं में, शुक्र में, सूर्य में और चंद्रमा में बताया है कि आप ऑपरेशन करवा सकती हैं। सबसे नजदीक ऑपरेशन करवाने का जो समय था वो शुक्र का प्रत्यंतर था, और उसमें जो दिन था, दिन का निर्धारण कैसे करें हम, ये हम गोचर से करेंगे, गोचर कुंडली को देख करके। तो गोचर कुंडली भी देख लेते हैं। गोचर में हमें क्या देखना होता है मुख्य रूप से ऑपरेशन के लिए, वो है चंद्रमा और मंगल को देखना। गोचर कुंडली में आप ये देखिए, ये जो भाग है इस कुंडली का, ये है लग्न पत्रिका का भाग। ये लग्न पत्रिका हो गई जो हम देख रहे थे अभी। इसके बाहर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा गोचर कुंडली का है। ठीक है। गोचर कुंडली में आप देख लीजिए कि द्वितीय भाव से शुक्र का गोचर हो रहा है वर्तमान में, तृतीय भाव से गुरु और सूर्य का हो रहा है, चतुर्थ से बुध का, पंचम भाव से मंगल केतु का, और एकादश से राहु का, द्वादश से चंद्रमा और शनि का। सॉरी, ये 16 जुलाई का है। मैं एक मिनट पीछे ले लेता हूँ, अभी वर्तमान गोचर बताना आपको जरूरी है। एक मिनट चाहिए। ये 25 जून 2025, सॉरी। ये अभी 25 जून यानी आज के दिन में शुक्र लग्न से गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव से चंद्रमा गुरु सूर्य, चतुर्थ से बुध, पंचम से मंगल केतु, एकादश से राहु और द्वादश से शनि का गोचर हो रहा है। ये गोचर है वर्तमान। अब गोचर कुंडली में मंगल और चंद्रमा को हमें ऑपरेशन के लिए देखना होगा। चंद्रमा को पोषण के लिए और मंगल को ऑपरेशन के लिए। मंगल का संबंध ऑपरेशन के दिन में, मंगल का संबंध लग्न लग्नेश से होना चाहिए। इस समय वर्तमान में पंचम में मंगल है, इनका लग्न और लग्नेश से कोई संबंध नहीं बन रहा है, युति, स्थिति या दृष्टि से। मंगल जब छठे भाव में आ जाएंगे, मंगल आप देखिए कि 10 अंश के हैं, यानी 20 अंश बाद, 20 अंश और चल लेंगे, यानी 30 दिन लगेगा इनको। 30 दिन लगभग लगेगा, 1 महीना इनको छठे भाव में आने में। मंगल जब छठे में आ जाएंगे तो मंगल को भी देखेंगे और लग्न को भी देखेंगे, यानी कि एक तरह से लग्न से संबंध मंगल का हो जाएगा। चंद्रमा को ऑपरेशन के दिन में द्वादश भाव में होना चाहिए, गोचर के द्वादश भाव। गोचर कुंडली में द्वादश भाव में चंद्रमा को होना चाहिए। चंद्रमा इस समय तीसरे भाव में है। ये जब यहाँ ऐसे चलते हुए द्वादश भाव में आएंगे, लगभग 20 दिन के आसपास इनको लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो दिन। 16 जुलाई, चंद्रमा देखिए यहाँ आ गए द्वादश में, 16 जुलाई है। और चंद्रमा उस समय 7 डिग्री, ठीक है। यानी कि 16 तारीख को और 17 तारीख को एक राशि में चंद्रमा 2 दिन रहते हैं। हम उस समय आप देखिए कि मंगल यहाँ पर 22 डिग्री के ही है अभी, मंगल अभी यहाँ नहीं आया है। तो यहाँ हम चंद्रमा को की चंद्रमा यहाँ आने से हम बोल सकते थे, लेकिन मंगल यहाँ पे नहीं आया हुआ है, इसलिए इसको हम अवॉइड करेंगे। हम अगला महीना देखेंगे, 1 महीने बाद का समय। 1 महीने बाद का समय अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पे आ गए। और आप देख लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे है, तो पीछे करना पड़ेगा चंद्रमा को। हाँ, चंद्रमा 18 अंश, हाँ 3 अंश, ठीक है। ये आ गया 12 अगस्त। 12 अगस्त और 13 अगस्त, यहाँ चंद्रमा देखिए 3 अंश के हैं 12 अगस्त को, यानी कि 12 अगस्त को ही चंद्रमा मीन राशि में द्वादश भाव में आए हैं। तो चंद्रमा द्वादश में आए, मंगल यहाँ पे है, मंगल की दृष्टि मंगल के ऊपर है, जन्मकालीन मंगल के ऊपर, और लग्न के ऊपर 8वीं दृष्टि भी आ रही है। तो अब हम इस समय कह सकते हैं, जातिका को सलाह दे सकते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। 12 अगस्त और 13 अगस्त का दिन आपके लिए अनुकूल है, अच्छा है ऑपरेशन के लिए। 12 अगस्त और 13 अगस्त की दशा भी देखने जाएंगे आप, तो यहाँ देख लीजिए, 1 मिनट।
12 अगस्त और 13 अगस्त। 12 अगस्त, 13 अगस्त को जो दशा चल रही है केतु मंगल चंद्रमा की चल रही है, ये देखिए। केतु, मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा भी वहां सप्तम भाव को भी एक्टिव किए हुए हैं। चंद्रमा भी सप्तम सप्तम भाव क्या है, हमारे पेट के निचले हिस्से के ऑर्गन्स का है, हिस्से का है। मतलब गर्भाशय जो होता है वो पेट में ही है। इसी हिस्सा यही हिस्सा होता है एक तरह से। सप्तम भाव से ही गर्भाशय की बात हम करते हैं। सप्तम भाव से गर्भाशय के लिए देखा जाता है सप्तम भाव। तो यहाँ पे चंद्रमा भी सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, इसलिए भी यहाँ अनुकूल प्रभाव दिख रहा है। सप्तम भाव एक्टिव हो रहा है दशा से भी। कुल मिला जुला के इस दशा में, यानी कि 12 और 13 अगस्त को ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, ये मैंने इनको बताया। तो ऑपरेशन कराने के लिए ये एक पत्रिका थी कि कब करवाएं और किस तरह का प्रभाव देखें, कैसे हम समझें दशा को और गोचर को। इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी कुंडली में ऑपरेशन के लिए समय देना हो, अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन। जिस जातिका की समस्या ये थी कि एक तो हार्ट की प्रॉब्लम है, इनको ये डर था कि मैं अभी ऑपरेशन करवाने जाऊं, पता चला कि ऑपरेशन टेबल पे ही मेरा स्वर्गवास हो जाए, मेरा निधन हो जाए, क्योंकि मेरा हार्ट वीक है। डॉक्टर्स भी उनको मना करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को जिनका हार्ट वीक होता है उनको मना करते हैं कि ऑपरेशन अच्छे समय में हो, वो सलाह देते हैं। तो इसीलिए वो अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे थे कि मेरे लिए अच्छा समय कौन सा है जिससे मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो बड़ा ही ध्यान से इस तरह के प्रश्न को देखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से आयु से प्राण से संबंधित प्रश्न हो गया। तो वर्तमान केतु का जो प्रत्यंतर था वो मारक था, षडाष्टक था, इसलिए मैंने उसे मना किया। आगे जो दशा और गोचर को टैली करते हुए जो समय खंड मिल रहा है समय का, वो 12 और 13 अगस्त का मिल रहा है। ये मैंने उनको कल बताया था, और यही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाया कि इस तरह से हमें कुंडली को देखना है, ऑपरेशन को देखना है, कुंडली में प्रभाव को, दशा को, और उसके बाद फिर गोचर को, और निर्धारित करना है कि फला तारीख को आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। और जैसा भी लगा हो, अगर बता सकें कृपया तो जरूर कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव हो तो वो भी दें। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।